अस्सलामुअलैकुम। फ़राद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा एनालिटिक फंक्शन। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या है और उसके रूल्स पढ़े थे और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो कि एनालिटिक फंक्शन के रिलेटेड हैं वो डिस्कस करते हैं। अब पहला आपके पास है एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिसिटी क्या है वो हम देखते हैं। अ कम्प्लेक्स फंक्शन W is equal to f of z is said to be analytic at a point, यानी आपने किसी एक पॉइंट पर एनालिटिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं कि अगर एक पॉइंट जैसे हम यहाँ ले रहे हैं z0, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक जनरल पॉइंट हमने लिया है। इफ f is differentiable at z0, यानी अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर z0 पे, तो वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर। एंड एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ z, यानी z के आप कोई भी नेबरहुड लेते हैं, यानी ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ आपके पास z0 है। अब इसके लेफ्ट साइड से नेबरहुड और राइट साइड से जितने भी नेबरहुड हैं उन पॉइंट के ऊपर भी ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। फिर सुने हम क्या कह रहे हैं कि एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ z और जो कि एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट पर एनालिटिक्स, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हमें वो भी क्लियर हो जाएगा कि एनालिटिक होता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी एक पॉइंट पर एनालिटिसिटी को कैसे हम मेंशन करते हैं। यानी अब यहां हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो इज सेड टू बी एनालिटिक, वो एनालिटिक होता है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, z0 ले रहे हैं। इफ f इज डिफरेंशिएबल, और वो जो पॉइंट हम ले रहे हैं z0, उस पे फंक्शन जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दे रहा हो, और यानी मीन के उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। एंड एट एवरी नेबरहुड, और उनके जितने भी नेबरहुड हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से हैं राइट साइड से हैं, वो भी क्या है, उन पे भी वो फंक्शन क्या है, वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल की जब हम डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि उसके अंदर हमारे पास लिमिट का भी कंसेप्ट आ रहा था, ठीक है ना। कल का जैसे हमने लेक्चर एक डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था कि लिमिट के भी एग्जिस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, मैं अगर डेफिनेशन को डिस्कस करूं, लिमिट डेल z अप्रोचेस टू, अगर बिलफर्ज हम कहते हैं कि वो z0 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, f z0 प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z0 और क्या है, डेल z। यानी यहां हमने जब ये लिमिट ली थी तो इसका भी एग्जिस्ट होना हमारे पास क्या था, लाजमी था, ठीक है ना। ये लिमिट, तो जो भी आप जनरल पॉइंट ले रहे हैं उनके करीब तरीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास, होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन, यानी आपके पास एक डेफिनेशन आ जाए कि रेगुलर फंक्शन क्या होता है, होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे अ फंक्शन f दैट इज एनालिटिक थ्रू आउट अ डोमेन D। अब यहां ये कह रहा है अगर एक फंक्शन हो आपके पास, वो एनालिटिक हो थ्रू आउट अ डोमेन D, ठीक है, यानी वो जितनी भी आप डोमेन ले रहे हैं
ठीक है। अब डोमेन क्या है, यहाँ मैं कोई फंक्शन कोई डिस्कस करता हूँ, यानी एफ है आपके पास, ये जी है, या दो सेट हम ले लेते हैं, एक सेट एक्स ले लेते हैं, एक वाई लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं इसको। अब इसके अंदर एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3, इसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं 2 3 4। अब यहाँ ये कह रहा है कि अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है। यानी अगर फंक्शन x2 इस पे डिफाइंड हो तो ये जो आपके पास है ये होती है डोमेन। यानी यहां से आप इनपुट ले रहे हैं, उसके बदले में आपको आउटपुट ये मिल रही है, ठीक है। यानी अब यहाँ वो कह रहा है कि थ्रू आउट अ डोमेन, यानी पूरी की पूरी जो डोमेन आप लेंगे उन सब पे क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। अ फंक्शन एफ दैट इज एनालिटिक थ्रू आउट अ डोमेन, यानी जितने भी उस डोमेन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के अंदर ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन फिर हमारे पास क्या होता है, होलोमॉर्फिक होता है या रेगुलर होता है। यानी अब इस बात को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आपके पास, जो डोमेन आपके पास गिवन है, उनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या हो, उन सब पे क्या हो, एनालिटिक हो वो फंक्शन, ठीक है। यानी आपने बिलफर्ज ये एक सेट लिया x, इसके अब डोमेन क्या है 1 2 3। अब ये अगर हम ये जो फंक्शन हम बिलफर्ज ले रहे हैं, अगर इसके हम डोमेन 1 2 3 लें, अब ये वाला फंक्शन जो है 1 2 3 सब पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक हो। तो हम फिर उस फंक्शन को क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या है, होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन है। अब यहां वो ये कह रहा है कि इंटायर फंक्शन के अंदर कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट z, यानी z के हर पॉइंट के ऊपर, और किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है आपके पास, यानी अगर मैं यूं ड्रा करूं, अभी आपके पास u है, ये v है, ठीक है। अब ये यहां पे मीन के आपके पास जितने भी पॉइंट पड़े हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये, यानी मैं ये पॉइंट चाहे उठाऊं, ये उठाऊं, कोई भी उठाऊं, तो उस पे ये क्या है आपके पास, एनालिटिक है। यहाँ डोमेन की बात हो रही है, यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे वो क्या हो, एनालिटिक हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटायर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इंटायर फंक्शन की, कि अ पोलिनोमियल फंक्शन p of z is equal to a n z की पावर n प्लस a n माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 प्लस, ये कुछ जनरल पोलिनोमियल की हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है a नॉट है और उसकी पावर क्या है, zn है, प्लस आगे हम क्या कह रहे हैं, a, यानी यहाँ अगर a n था कोफिशिएंट, यहाँ क्या होगा a, यानी एक कोफिशिएंट हम पीछे लेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, z की पावर n माइनस 1, यहाँ z था, सॉरी n था, और यहाँ क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा, और आगे n माइनस 2, ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2, सो ऑन। और ये हम मीन के आपके पास ये कोई जनरल पोलिनोमियल है आपके पास, ठीक है। यानी ये हमने कहां तक, यानी a नॉट तक, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है जो कि z की फॉर्म में, यानी मीन के हमारे पास, यानी z की पावर 5 थी, फिर z की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर z की पावर 3 हो जाएगी, फिर z की पावर 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे z, और एंड में आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म, यहाँ अगर बिलफर्ज में c लिख दूं, यानी इस फॉर्म की कोई पॉलिनोमियल है, उसके साथ कोई क्या है कि कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व है। जैसे मैं यहाँ करूँ, यहाँ 6 है, यहाँ 7 कह लें, या उससे पिछला नंबर कह लें 5 कह लें, यहाँ 4, सो ऑन, ठीक है। यानी इस फॉर्म की आपके पास कोई क्या है, पॉलिनोमियल है। और यहाँ आपके पास जो n है ये वाला, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है।
यानी हमने सेट ऑफ इंटीजर से n को लिया और वो नॉन नेगेटिव है। अब ये भी आपके पास क्या है, इंटायर फंक्शन का क्या है, इंटायर फंक्शन से ही हमने ये पोलिनोमियल फंक्शन लिया है। ठीक है, यानी हमारे पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी किसकी एग्जांपल है, इंटायर फंक्शन की। ठीक है, अब ये इंटायर फंक्शन कैसे है कि जितने भी ये आपके पास ये टर्म आ रही हैं, इन सब पे फंक्शन क्या है, वो एनालिटिक है। जब एनालिटिक है तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, इंटायर फंक्शन है। और इसी तरह अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, और यहाँ भी कोई पोलिनोमियल हो और नीचे भी आपके पास यानी पी ऑफ जी और क्यू ऑफ जी ये आपके पास पोलिनोमियल है, और ये भी क्या है आपके पास इंटायर फंक्शन होगा। यानी जितने भी इसके में आप ले रहे होंगे, यानी जितनी भी टर्म ले रहे होंगे, चाहे वो यानी जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल था वो z की पावर n की फॉर्म में था, और कोई हमने उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है उसको इन्वॉल्व किया, तो ये सारी के सारे आपके पास क्या होंगे, इंटायर फंक्शन होंगे। यानी जितने आपके पास पोलिनोमियल होंगे, और पोलिनोमियल अगर आपके पास किस फॉर्म में हो, यानी ओवर की फॉर्म में हो, यानी कांस्टेंट की फॉर्म में हो, या दूसरे लफ्जों में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो ये भी आपके पास क्या होंगी, इंटायर फंक्शन होंगे। अब यहाँ एक और बात वो बता रहा है हमें कि हम कह रहे हैं कि आपके पास जितने भी फ्रैक्शनल जो हैं ये वाले, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जितने आपके पास हैं रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, ये आपके पास क्या है, इंटायर फंक्शन है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये एनालिटिक है एनी डोमेन डी, यानी अगर हम कोई भी डोमेन लें, डोमेन में हम कोई नंबर लें, बिलफर्ज 2 लें, 3 लें, यानी उस पर कोई ना कोई इनकी स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आएगी, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास इंटायर डोमेन की एग्जांपल है। और अगर इस डोमेन के अंदर हम कोई पॉइंट क्या ले लें, z0, ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि इज एनालिटिक इन एनी डोमेन डी दैट कंटेन नो पॉइंट z0, यानी उसके अंदर z0 पॉइंट कंटेन ना करे, ठीक है, फॉर सच q ऑफ z इज इक्वल टू 0। मीन क्या में वो ये बात कह रहा है कि ये जो z है ना, ये आपके पास इक्वल टू 0 ना हो, यानी ऐसा पॉइंट इस की डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए जहां फंक्शन का जो, यानी ये क्योंकि रैशनल फॉर्म में है, मीन के कोशेंट फॉर्म में है, तो ये जो q ऑफ z है किसी भी यानी डोमेन में हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं वहां पे ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है आप ये। अब हम एनालिटिक फंक्शन को पढ़ते हैं। ये हमने यहाँ एनालिटिसिटी के बारे में पढ़ा और रेगुलर फंक्शन पढ़ा, ठीक है, इंटायर फंक्शन, और फिर उसकी एग्जांपल देखी। अब हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। अब हम क्या कह रहे हैं, अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w is equal to f of z is said to be analytic if, यानी आपके पास कोई कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, ठीक है, यानी अगर हम उसको यूं डिफाइन करते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, ठीक है, यानी w फंक्शन है z का। अब ये एनालिटिक कब है, अब जरा हमारे पास दो कंडीशन है, जब वो दोनों फुलफिल होंगी तो हम क्या कहेंगे, आपके पास वो वाला फंक्शन एनालिटिक है। अब पहला ये है कि एफ ऑफ जी इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी वो जो फंक्शन होगा वो आपके पास सिंगल वैल्यूड होगा। अब सिंगल वैल्यूड से हमारी क्या मुराद है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रा करता हूं, यानी बिलफर्ज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि w इज इक्वल टू जी स्क्वायर, या ओनली z कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम w की वैल्यू बिलफर्ज 1 रखते हैं तो आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आएगी,
ठीक है ना सॉरी, अगर हम z इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो w की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1 आई। अगर हम z की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो आपके पास w की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। मीन के हमने एक वैल्यू ली, उसके बदले में हमें एक ही वैल्यू मालूम हुई, यानी हमारे पास दो वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, अब दो वैल्यू से क्या मुराद है, यानी जैसे हम कहते हैं कि w इज इक्वल टू जी स्क्वायर कह लें और ऊपर अंडर रूट भी, यानी अगर हम बिल फर्ज z की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आएगा, +-1। ठीक है ना, यानी z अगर 1 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू किस फॉर्म में होगी, +-, यानी यहाँ आप देखें कि वैल्यू दो आ रही है आपके पास, +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारे पास ऐसा फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड रखता हो। ठीक है, यहाँ आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि सिंगल वैल्यूड से हमारी क्या मुराद है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ z देयर इज वन वैल्यू ऑफ w। अब यहाँ देखें कॉरस्पॉन्डिंग, अब कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है, यानी यहाँ 1 की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 से हुई, यानी w की वैल्यू 1 आई जब हमने z1 रखा, और w की वैल्यू 2 आई जब हमने z को क्या रखा, 2 रखा। यानी आपके पास ये 1-to-1 की कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी मुताबिकत कायम हो गई। कैसे कि 1 की मुताबिकत 1 से हो गई, 2 की मुताबिकत 2 से हो गई, यानी मीन के हमारे पास एक ही हमने वैल्यू ली और उसी के बदले में हमें एक ही वैल्यू आई मालूम हुई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ z, यानी z की अगर आप एक वैल्यू लेते हैं, देयर इज वन वैल्यू ऑफ w, तो आपके पास w की एक ही वैल्यू क्या होती है, मालूम होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वही है कि एफ प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए जो दूसरी शर्त है कि आपके पास उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। और एफ ऑफ z इज डिफरेंशिएबल इन डोमेन, यानी डोमेन जो आपके पास जो गिवन होगी उसके अंदर वो फंक्शन क्या है आपके पास, उसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। यानी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए आपके पास दो शर्त होना ज़रूरी है। एक तो वही फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, यानी उसकी सिंगल वैल्यू आए। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है कि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दोनों कंडीशन है अगर ये फुलफिल हो तो हम कहेंगे वो फंक्शन आपके पास एनालिटिक है। अब एक थ्योरम है आपके पास, prove that necessary and sufficient conditions for a function f of z to be analytic is that its four partial derivatives u of x, u of y, v of x, v of y exists and are continuous. ठीक है, also the Riemann's equation are satisfied. ठीक है, अब इसकी जो स्टेटमेंट है उसको जरा हम समझते हैं। हमें ये बता रहा है कि आपने ये साबित करना है कि जो आपके पास नेसेसरी और जो सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी, ठीक है, टू बी एनालिटिक, यानी कोई फंक्शन है आपके पास उसकी एनालिटिक होने के लिए जो आपके पास नेसेसरी और जो सफिशिएंट कंडीशन है उनको आप प्रूव करें। ठीक है, और जो एनालिटिक फंक्शन है उसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि उसका जो है ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। अब यहाँ जो फंक्शन आपको बता रहा है वो कह रहे हैं इसके फोर जो हैं वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो भी एग्जिस्ट हैं। ठीक है ना, फोर पार्शियल डेरिवेटिव जो आपके पास हैं कौन कौन से, u ऑफ एक्स, u ऑफ वाई, v ऑफ एक्स, v ऑफ वाई, ये भी एग्जिस्ट हैं और कंटिन्यूस भी हैं। और आपके पास जो
रिमाइंस इक्वेशन है ये भी कंटेन करती हैं। यानी सादा से अल्फाज में अगर इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको हम यूं अगर एक्सप्लेन करें कि एक फंक्शन है जिसके 4 पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो आपके पास एग्जिस्ट होने चाहिए और वो जो डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस भी होने चाहिए, और दूसरे उनके लिए जो रिमाइन इक्वेशन है वो भी गिवन है, यानी वो भी कंटेन करती हैं। ठीक है, अब ये किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए जब ये शर्त हों तो हमसे यही डिमांड की गई है कि आप उनकी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो बताएं या उनको साबित करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को ज़रा सुने। यानी हमें ये बताया गया है कि आप ये प्रूफ करें, कोई आपके पास फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन के लिए, और वो फंक्शन आपके पास क्या है, एनालिटिक है, और एनालिटिक के लिए आपके पास 4 जो हैं आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो गिवन हैं और वो एग्जिस्ट भी करते हैं और वो कंटिन्यूस हैं, और साथ ही हमें जो काशी रिमाइंस इक्वेशन है वो भी गिवन है, यानी वो भी एनालिटिक फंक्शन ही से हमने वो क्या की, प्रोड्यूस की हैं। तो यानी ये चीज़ आपके पास गिवन है तो आप हमें क्या साबित करके दें, उसकी जो नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यानी ज़रूरी क्या है और जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है। अब हम पहले जो नेसेसरी कंडीशन है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब प्रूफ पे जब हम जाएंगे तो अब यहाँ पहले आप ये स्टार्ट यहाँ से लें कि आपके पास क्या चीज़ गिवन है। अब गिवन ये है कि आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है ना, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक, जो कि एनालिटिक है आपके पास। तो हम यहाँ यही बात लिखेंगे, एज गिवन इन स्टेटमेंट दैट कि फंक्शन इज एनालिटिक। हाँ जी, हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है। जब वो एनालिटिक होगा तो हम क्या कहेंगे, उसका जो डेरिवेटिव है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन की जो पढ़ी है उसमें यह है कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये पड़ी थी कि वो सिंगल वैल्यूड हो। लेकिन हम यहाँ एक जो कंडीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम ये बात जो है इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, कि आपके पास अगर वो फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ उसने कहा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ करें, और आल्सो का यहाँ उसने लफ्ज यूज किया है, आल्सो रिमाइंस इक्वेशन, यानी मीन के हमसे वो डिमांड कर रहा है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी बताओ, उसको भी प्रूफ करो कि क्या नेसेसरी कंडीशन है, और साथ ही ये रिमाइन इक्वेशन जो हैं, रिमाइंस काशी रिमाइन इक्वेशन इसको कहते हैं, ये भी आप बताएं। ठीक है ना, इसके यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं काशी रिमाइंस इक्वेशन, ठीक है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो CR भी है, यानी CR इक्वेशंस जो हैं उनको भी प्रूव करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं। तो फंक्शन आपके पास एनालिटिक था और उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड दैट CR इक्वेशंस आर ट्रू। ठीक है, यानी हम ये मानते हैं कि अगर वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है तो जैसे हमने कहा कि उसके 4 पार्शियल डेरिवेटिव भी आपके पास मौजूद हैं क्योंकि एनालिटिक है, और C इक्वेशन भी ट्रू हैं। जब ट्रू हैं तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले उसी से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास डेफिनेशन क्या है, एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी। यानी आपने क्या किया, डेफिनेशन जो है एफ प्राइम ऑफ जी, यानी जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है हम क्या करते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है,
अब हमारी जो मंजिल है वो ये है कि हम बनाना चाहते हैं काशी-रीमान इक्वेशन, क्योंकि वो एनालिटिक जब फंक्शन होगा उसके लिए वो ट्रू है। हमने क्योंकि शुरू में बता भी दिया कि टू फाइंड CR इक्वेशंस आर ट्रू। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखें कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल z है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y। और अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू u x कॉमा वाई प्लस आयोटा v x कॉमा वाई। ठीक है, और इसमें अगर थोड़ी बहुत हम इंक्रीमेंट करें तो वो क्या होगा, डेल z, ये डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x आयोटा एज इट इज, और ये क्या आपके पास आएगा, डेल्टा वाई। यानी हमने इसमें क्या कर दी, स्मॉल चेंजिंग कर दी। ठीक है, ये स्मॉल इंक्रीमेंट कह लें। तो ये डेल एक्स आ गया, आयोटा एज इट इज, ये डेल वाई हो जाएगा आपके पास। और अगर हमारे पास जो फंक्शन जिसको हमने डिफाइन किया है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो z है इसमें आप स्मॉल चेंज करें, z प्लस डेल z हो जाएगा। या आपके पास जो वेरिएबल x है इसमें चेंजिंग करें, x प्लस डेल x हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे क्या है, x कॉमा वाई, तो इसमें आपने क्या किए, इसमें भी चेंजिंग कर दी। यानी आपने आपके पास जितने भी वेरिएबल हैं उन सब में आप स्मॉल स्मॉल चेंजिंग या स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी सब के साथ आप यानी डेल एक्स कर रहे हैं। ठीक है, बिलफर्ज आपके पास जैसे मैं कहूँ यह x है, थोड़ा सा अगर इसमें इंक्रीमेंट करें, ये जो इंक्रीमेंट होगा इसको क्या कहते हैं, डेल्टा x। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसको काशी-रीमान इक्वेशन में हम ले जाएंगे तो उस वक्त हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव की जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त हमारे पास, क्योंकि उस वक्त दो से ज़्यादा वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है ना, z डेल z f ऑफ z डेल z। ठीक है, तो इन्हीं को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब के अंदर स्मॉल स्मॉल चेंजिंग करते हैं। अब ये चेंजिंग करने के बाद आपने क्या कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने इक्वेशन, इसको ए का नाम दे दें, इसमें आप पुटिंग कर लें। ठीक है, अब ज़रा पुटिंग करें, एफ प्राइम ऑफ जी लिमिट डेल एक्स प्लस डेल वाई, यानी जो आपके पास यहाँ वैल्यू आई थी डेल जी, वो ये आई थी ना, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यही जो है हमने इसको अप्रोच करवाया ज़ीरो को, और यहाँ हमने ये क्या किया कि ये आपके पास जो क्या है, आपके पास यहाँ पे अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो इसकी जगह यानी एफ जी प्लस डेल जी की जगह आपने क्या किया, ये जो वैल्यू यहाँ हमने इंक्रीमेंट फॉर्म में बनाई है वो लिख देंगे। ठीक है, ये इंक्रीमेंट फॉर्म में हमने जो वैल्यू बनाई वो लिख दी, और फिर आपके पास है एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी देखें आपके पास यही है, यानी u इंटू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वाई एक्स कॉमा वाई। यानी ये जो इंक्रीमेंट के अलावा जो एफ ऑफ जी था वो जिसकी इक्वल था वो हमने इसकी इक्वल कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। अब यहाँ तो हमारे पास प्लस है ना, u एक्स कॉमा वाई यहाँ प्लस है, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, जो इस पे यहाँ हम लिख रहे थे ना डेल जी, तो अब डेल जी आपके पास किसकी इक्वल है, डेल एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये सारी टर्म आपके पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल जी डिवाइड हो रहा था और डेल जी इसकी इक्वल है तो हमने इसी की इक्वल लिख दी। अब ये जो आपके पास डेफिनेशन की रूह से जो हमने इंक्रीमेंट किया, आपके पास अभी एक और डेफिनेशन बी क्रिएट होगी जो कि इंक्रीमेंट फॉर्म में है। ठीक है, यानी जो भी इंक्रीमेंट आपने किया उस वेरिएबल के अंदर
जो फंक्शन आपके पास था यानी एफ ऑफ जी, उसको आपने किस फॉर्म में लिखा था, u इंटू एक्स कोमा वाई प्लस अयोटा v एक्स कोमा वाई। उस सब में आपने क्या किया, एक्स वाई को क्या कर दिया आपने, उसके अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि हम उसको एक्स वाई की फॉर्म में क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ ज़रा गौर से देखें, स्टेटमेंट में आपके पास जो है u ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ क्या है, v ऑफ y है, यहाँ v ऑफ x है, यहाँ u ऑफ y है। यानी इस बात का ये मतलब है आपने u को उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और सेम एज इट इज u का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, अगर y लिखा होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए जो हमने चेंजिंग की एक्स वाई की फॉर्म में, हमने इन्हीं चीज़ों को देख के ये वाली चेंजिंग की है इसके अंदर। अब यहाँ हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। अब दो केसेस कैसे आए, क्योंकि हमारे पास एक होता है रियल एक्सिस और एक होता है आपके पास स्मॉल है, दूसरा इमेजिनरी एक्सिस। यानी अगर एक्स वाई प्लेन, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसको आपने u का नाम दिया और इसको v का नाम भी दिया। और जो एक्स एक्सिस होता है ये आपके पास क्या होता है, रियल एक्सिस, और ये आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। अब यहाँ हम केस वन में ये कह रहे हैं कि लेट अस वी मूव अलोंग रियल एक्सिस। अगर हम रियल एक्सिस के अलोंग चलें तो फिर क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा और डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को। तो फिर आपके पास ये जो b जो हमने रिजल्ट क्रिएट किया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में, ठीक है। यानी अब यहाँ देखें ना, हम रियल एक्सिस पे जा रहे हैं, तो जब हम रियल एक्सिस पे जाएंगे यानी उसी से मूव करेंगे, तो फिर मीन के हमारे पास जो इमेजिनरी एक्सिस होगा वो 0 होगा, ठीक है। लिहाजा इसलिए हमने क्या किया, डेल वाई उसको 0 पुट किया, और हमारी जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो डेल एक्स अप्रोचिंग करेगी 0 को। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या किया हमने कि जहां जहां आपके पास डेल वाई था इस इक्वेशन बी के अंदर, अब कहां कहां डेल वाई था, ये डेल वाई आपके पास, ये डेल वाई है और ये है। अब जहां आपको डेल वाई नजर आया, आपने उसको किस में चेंज कर दिया, 0 में। और अगले स्टेप में आपने यहाँ से उसको, क्योंकि 0 हमने यहाँ स्किप कर दिया, तो बजाय 0 लिखने के हमने ओनली y लिख दिया, क्योंकि अब देखें y प्लस 0 तो वो क्या होगा, y ही आएगा, ठीक है। यानी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 u x प्लस डेल x कॉमा y, और यहाँ पे पास क्या आएगा, माइनस u x कॉमा y, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा, u x कॉमा y माइनस अयोटा y v x कॉमा y। यानी जहां जहां आपके पास डेल y था उसको आपने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखें, हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये 4 टर्म है, यानी एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, इन ये सब का जो एलसीएम है वो डेल एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास रियल फॉर्म में है, मीन के अयोटा के अलावा हैं, उन टर्म को हम अलहदा कर लेते हैं, और जो आपके पास जो अयोटा फॉर्म में उसको अलहदा आप कर देंगे, और जो अयोटा की ला उनको अलहदा कर दें। अब यहाँ देखें, एक तो ये u का फंक्शन है यहाँ तक, इसमें अयोटा कहीं पे जिक्र नहीं किया गया, और इस फॉर्म में, ठीक है। यानी एक आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसके अंदर अयोटा इन्वॉल्व नहीं है, इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और जिसके अंदर अयोटा है उसको हमने सेपरेट कर दिया, और अयोटा को हमने लिमिट से पहले लिख दिया, ठीक है।
प्लस आयोटा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये जो है आपने एज इट इज लिख दी, ये जो जिसमें आयोटा इन्वॉल्व था उसको आपने सेपरेट कर दिया। अब ये वाली जो टर्म है ये यहां से यहां तक, अब ये आपके पास पार्शियल जो डेरिवेटिव है उसकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। अब पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में ज़रा सुने। पार्शियल डेरिवेटिव असल में हम उस वक्त लेते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो दो से ज़्यादा आ जाएं, यानी दो आ जाएं या दो से ज़्यादा आ जाएं, तो फिर हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। यानी अगर एक वेरिएबल है तो फिर हम आम जैसे डेरिवेटिव करते हैं, उसको उसी लिहाज से उसको ट्रीट करते हैं। अदरवाइज अगर वो हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं और वो आपस में मिक्सअप हैं, ठीक है ना, यानी लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ कहूँ कि आपके पास कोई फंक्शन है, यानी इस फॉर्म में, यानी z इज इक्वल टू एक्स वाई जी, यानी अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जी। अब जब एक वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल पे क्या करे, डिपेंड करे, ठीक है ना। अब ये वाला वेरिएबल तीन वेरिएबल्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी टर्म जब इकट्ठी होंगी तो डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते हैं उस वक्त पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अब बिल फर्ज में यहाँ पे कोई भी इसका डेरिवेटिव लूँ, यानी अगर बिल फर्ज मैं विद रिस्पेक्ट टू जी लूँगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये एफ प्राइम ऑफ जी हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल जी एक्स वाई जी, ठीक है। अब इसका जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, ठीक है। यानी मीन कि आपके पास अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जी जैसे यहाँ हमने किया है, तो जो बाकी वेरिएबल होंगे उनको हम कांस्टेंट डील करेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट आप उसको मीन के सॉल्व कर रहे हैं, यानी उसका डेरिवेटिव जिस विद रिस्पेक्ट जिस वेरिएबल का ले रहे हैं, तो दूसरे जितने भी वेरिएबल होंगे उनको आपने क्या करना है, कांस्टेंट डील करना है। यानी यहाँ x कांस्टेंट डील होगा, y कांस्टेंट डील होगा, लेकिन z का आपको फंक्शन उसका जो है अपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या थे, मिक्सअप थे, इसलिए हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया। बस आप सिंपली ये याद रख लें कि जब कभी आपके पास वेरिएबल जो हैं वो मिक्सअप हों, यानी जैसे यहाँ एक्स वाई जी था, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ यही इशू आ रहा है कि आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक ये देखें एक्स आ रहा है और उसमें चेंजिंग भी है, यहाँ वाई भी आ रहा है, यहाँ देखें एक्स है वाई है, यहाँ पे देखें एक्स भी है वाई भी है, यानी मीन आपके पास यू फंक्शन है उसमें भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, यहाँ भी दो वेरिएबल है यहाँ, तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, यानी जब आपके पास एक वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो हम उस वक्त क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव यू, तो अब देखें फंक्शन को यहाँ नोमिनेट कर रहा है, तो पार्शियल यू, और ये हम डेल एक्स अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को, मीन के हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने डेफिनेशन में क्या किया, यहाँ देखो डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो था, तो हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू जी जो है उसको ट्रीट किया, तो यहाँ देखें ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स हो जाएगा। यहाँ यू फंक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये योटा एज इट इज पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हम
एक्स ही इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आयोटा पार्शल वी और पार्शल एक्स। अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब ये था हमारे पास फर्स्ट केस। अब सेकंड केस ये है, लेट अस वी मूव अलोंग इमेजिनरी एक्सिस दैट इज डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल वाई अप्रोचेस टू 0। यानी जब आप इमेजिनरी एक्सिस इसको ट्रीट करेंगे, ये मीन के वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस जब इसको ट्रीट करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, जो डेल एक्स होगा वो 0 होगा। मीन के ये आपके पास रियल एक्सिस था, ये इमेजिनरी। यानी जब अलोंग इस साइड जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो फिर आपके पास जो डेल एक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, डेल एक्स 0 पुट कर दिया और डेल वाई अप्रोच करेगा 0 को, तो फिर आपके पास ये वाली जो फॉर्म है, इसमें जहां कहीं आपको डेल एक्स नजर आएगा आपने वहां 0 पुट करना है और लिमिट आपने क्या लेनी है, लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ आपके पास डेल एक्स था वहाँ सब में आपने क्या किया है, 0 पुट किया। तो आपके पास ये देखें, यू एक्स यहाँ क्या था, यू एक्स प्लस डेल एक्स था। अब ओनली आपके पास एक्स रह गया, लेकिन इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी, वाई प्लस डेल वाई। ये देखें सेम एज इट इज, आगे हमने यही काम किया हुआ है। और फिर ये 4 टर्म है, इन सब का आपने एलसीएम क्या लिया, आयोटा डेल वाई। अब आगे देखें कि ये टर्म हमने सेपरेट कर दी, ये भी सेपरेट कर दी, यानी u वाला फंक्शन हमने साइड पे कर दिया जो कि क्या है आपके पास रियल एक्सिस के ऊपर है, और v वाला फंक्शन जो कि इमेजिनरी पार्ट कह लें या इमेजिनरी एक्सिस पे है, उसको हमने सेपरेट कर दिया। यानी u फंक्शन और v फंक्शन इनको सेपरेट कर दिया। अब f प्राइम ऑफ z आपके पास क्या आंसर आया, माइनस आयोटा पार्शल u और पार्शल y। यानी ये देखिए, ये डेल y अप्रोचेस टू 0, यानी यहाँ हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u ट्रीट करेंगे, क्योंकि u तो फंक्शन था, पार्शल u और पार्शल v। अब यहाँ देखें, हमने पार्शल डेरिवेटिव अप्लाई किया कि आपके पास कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। मीन के जब 2 वेरिएबल आए या 2 से ज़्यादा हैं तो हम कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पार्शल। और एक ये साइन जो है आपके पास, ये वाला करली, ठीक है, ये पार्शल इसको यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसको अक्सर पार्शियल ही पढ़ लेते हैं। प्लस क्या होगा, पार्शियल v और पार्शियल y, यानी ये v का फंक्शन था। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ आयोटा आ रहा था ना आपके पास, ठीक है, ये आयोटा, और नीचे डिवाइड किस पे हो रहा था, आयोटा डेल y। तो ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, ये पार्शियल v और पार्शियल y। अब ये माइनस आयोटा कैसे आ गया, अब यहाँ देखें ऊपर वाली टर्म में आपके पास आयोटा जो है वो ओवर की फॉर्म में है। अगर इसको मैं यूं लिखूं 1 ओवर आयोटा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये डिनोमिनेटर में मेरे पास आयोटा ना आए, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से इसको क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब क्या करें, इसका कॉन्जुगेट अब प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आपके पास, माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, माइनस आयोटा और माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस आयोटा ओवर 1, या इसको आप ओनली माइनस आयोटा लिख सकते हैं। इसलिए आपके पास क्या आया, माइनस आयोटा पार्शल u और पार्शल y प्लस पार्शल v और पार्शल y। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आपके पास है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना, उसमें ये है कि आपके पास f प्राइम ऑफ z यानी मीन के उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो आपके पास ये आया,
ठीक है। यहाँ जब आपने एफ प्राइम ऑफ जी यानी दोनों यानी एफ प्राइम ऑफ जी का भी यही डेरिवेटिव आपके पास आया, और यहाँ भी यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस यानी ये दोनों जो हमने यूं समझे कि डेरिवेटिव फाइंड किए, तो ये क्या है आपस में, यानी ये भी एफ प्राइम ऑफ जी का है, ये भी एफ प्राइम ऑफ जी का है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट फिर इक्वल हैं। ठीक है, जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास ये रिजल्ट 1 और ये रिजल्ट 2 जो है वो इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर आपके पास जो 1 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन है मस्ट बी आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो इस साइड को आपने क्या कर दिया, इस साइड के इक्वल रख दिया। अब ये देखें पार्शल यू और पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल वी और पार्शल एक्स, ये इक्वल किसके हैं, आपके पास ये जो रिजल्ट आया माइनस आयोटा पार्शल यू और पार्शल वाई प्लस पार्शल वी और पार्शल वाई, ये आपस में क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे आपने क्या किया है कि माइनस आयोटा को आपने यानी कि सेकंड नंबर पे लिख दिया। माइनस आयोटा था, इसको आपने यानी इसको पहले लिखा, इसको सेकंड नंबर पे। अब आगे आपने क्या करना है कि ये आपके पास रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब इनको जब इक्वेट करेंगे तो क्योंकि ये पूरी जो आपके पास इक्वेशन है ये इसकी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्शल ऑफ यू और पार्शल एक्स इसकी इक्वल होगा तो हम ये इसकी इक्वल रख देंगे, और पार्शल वी और पार्शल एक्स ये इसकी इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे पार्शल वी और पार्शल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शल यू और पार्शल वाई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूं लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई। ठीक है, वी फंक्शन था और विद रिस्पेक्ट टू अगर y करेंगे तो y साथ लिखना पड़ेगा, अगर x करेंगे तो x लिखना पड़ेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू x है, x लिखा, विद रिस्पेक्ट टू u है यानी y कर रहे हैं तो ये y होगा। यानी मीन के आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन थी उससे हमने क्या बना लिया, काशी रीमाइंस इक्वेशन। ठीक है, यही हमारे पास इसका प्रूफ है।